दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम एफडी इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे और एफडी के इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी इनकम टैक्स के रूल्स होते हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो वो इनकम टैक्स के रूल्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आपको एफडी क्यों करवानी चाहिए, एफडी का जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, टैक्स का बेनिफिट आपको क्या मिलता है इसके ऊपर, क्या किसी तरीके का लोन वगैरह आप इसके ऊपर ले सकते हैं, टीडीएस जो है वो कब कटता है और कितनी परसेंटेज से कटता है, क्या कोई तरीका है कि वो जो टीडीएस आपका कटता है एफडी इंटरेस्ट के ऊपर आप उसको कटने से रोक सकें, आईटीआर फाइल करना कब कंपलसरी हो जाता है आपके लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कई बार दोस्तों जब आप एफडी कराते हैं तो आपको नोटिस आ जाता है, तो वो नोटिस किस सिचुएशन में आता है, क्या किसी तरीके की डिडक्शन या एग्जम्पशन हम क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट के ऊपर, और फाइनली हम देखेंगे दोस्तों क्या किसी तरीके के नुकसान भी हैं एफडी का जो इंटरेस्ट आप कराते हैं या जो आप एफडी कराते हैं। क्योंकि दोस्तों कोई चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देती है तो उससे कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली मैं आपको एक सजेशन दूंगा जहां आपको मैं बताऊंगा अगर आप एफडी कराते हैं और वहां पे आपको इंटरेस्ट आता है तो कैसे आप उस इंटरेस्ट के ऊपर किसी भी तरीके के टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो को हम जान लेते हैं और सारे ही टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों आप एक एफडी क्यों करवाना चाहते हैं। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं एफडी जो है एक आपका सेफ इन्वेस्टमेंट है। आप जब एफडी करवाते हैं तो वहाँ पर आपको एक सिक्योर या फिक्स रिटर्न आ जाती है जिसमें किसी भी तरीके का रिस्क नहीं होता है। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं, तो वो जो रिटर्न वहाँ पे आपको मिलती है वो मार्केट के हिसाब से मिलती है और मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहती है, रिस्क वहाँ बहुत ज़्यादा रहता है। तो जब आप एफडी करवा लेते हैं तो आपको किसी भी तरीके का रिस्क नहीं रहता है, आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम जनरेट हो जाती है। और वहीं अगर मैं बात करूँ दोस्तों DICGC जिसको हम बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पर आपको 5 लाख तक की अमाउंट की गारंटी भी मिल जाती है। क्योंकि आप सुनते ही होंगे जनरली क्या होता है कि आपकी एफडी किसी बैंक में थी, आपका सेविंग अकाउंट किसी बैंक के अंदर था और वो जो बैंक है वो डूब गया तो इसलिए आपका पैसा भी डूब गया। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई एफडी है किसी बैंक के अंदर और वो बैंक आपका डूब जाता है, करप्ट हो जाता है, तो उस केस में आपको दोस्तों 5 लाख तक की जो सपोर्ट होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी होती है। वहीं अगर मैं बात करूं तो एफडी के ऊपर जो आपको रिटर्न मिलती है वो 5% से लेकर 9% तक मिल जाती है दोस्तों। और ये जो 9% रिटर्न है, एक ये बैंक है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है दोस्तों ये आपको 9% तक की रिटर्न भी ऑफर कर देता है अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं। वहीं अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो फ्लेक्सिबिलिटी आप किसी एफडी को करवा सकते हैं 7 दिन से लेके 10 साल तक की एफडी जो है वो करवा सकते हैं। तो इस तरीके से कोई पर्सन जो एफडी की तरफ जाता है कुछ बेनिफिट उसको दिखते हैं क्योंकि यहाँ पर सेफ रिटर्न आपको मिल जाती है, आपको जो पैसा है वो सेफ रहता है, एक फिक्स रिटर्न मिल जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। आप 1 महीने की एफडी कराएं, 2 साल की एफडी कराएं, 5 साल की कराएं, 7 दिन की कराएं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो इसलिए ये अट्रैक्टिव बनाती है जनरली कस्टमर्स को। तो ये तो मेरी बात हुई हमें एफडी क्यों करवानी चाहिए। तो चलिए कुछ और चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं टैक्स ट्रीटमेंट ऑन एफडी। तो ये जो एफडी है आपका, इसके ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहता है। तो देखिए आपको एफडी से जो इनकम जनरेट होती है दोस्तों वो इंटरेस्ट की इनकम जनरेट होती है। तो जो इंटरेस्ट आपको जनरेट होता है वो आपको फुली टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं, तो उन 5 हेड ऑफ इनकम में से ये जो इनकम होती है इंटरेस्ट की ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान ली जाती है। और इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लग जाता है। अगर आपके ऊपर 5% टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है तो दोस्तों 5% टैक्स लग जाएगा, 10% होता होगा तो 10% लग जाएगा, 20%, 30%, जो भी टैक्स स्लैब आप चूज़ करेंगे, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएँ या न्यू टैक्स रिजीम में जाएँ, जो भी आपका टैक्स स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। और ये जो टैक्स होता है दोस्तों ये आपका 0% से लेकर 30% तक हो सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं 30% टैक्स आपको कब लगता है, तो देखिए जब आपकी टोटल इनकम सभी हेड से मिला के, सपोज आपकी सैलरी की इनकम भी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है, एफडी की इनकम भी है, मींस इंटरेस्ट ऑन एफडी भी आपको आता है, कोई कैपिटल गेन भी हो गया, कोई आपको दोस्तों बिजनेस की इनकम भी हो गई, किसी भी तरीके की इनकम आपको हो गई, अगर सारी ही इनकम मिला के आपकी अगर टोटल इनकम या मैं बोलूँ टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उस केस में आपको 30% टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों ये जो है मैं आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप
जो भी टैक्स रिजीम चूज़ करेंगे, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम चूज़ करेंगे तो वहाँ पर टैक्स स्लैब अलग लग जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए जो टैक्स स्लैब है वो डिफरेंट है, तो आप अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, यहाँ 5 लाख मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से या 3 लाख से ज़्यादा है बट 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तब भी आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, क्योंकि सेक्शन 87A के अंदर आपको 5 लाख तक की रिबेट मिल जाती है। वहीं अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं, मैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात कर रहा हूं, तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बजट के अंदर क्या किया था, इस टैक्स रिबेट को बढ़ाकर 7 लाख रुपीज़ कर दिया गया था न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। तो आप अगर न्यू टैक्स रिजीम चूज़ करते हैं और आपकी जो टोटल इनकम है सभी हेड से मिला के वो 7 लाख क्रॉस नहीं करती है, तो आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो ये होता है टैक्स ट्रीटमेंट अगर आपको कोई इंटरेस्ट की इनकम होती है एफडी के ऊपर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टैक्स बेनिफिट्स ऑन एफडी। तो आपको जो एफडी के ऊपर क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपको मिलता है दोस्तों, अगर आप एक टैक्स सेवर एफडी करवाते हैं। तो टैक्स सेवर एफडी का मतलब होता है एक ऐसी एफडी जो कि 5 साल या 5 साल से ज़्यादा हो। तो जब भी आप बैंक में एफडी करवाने जाएं, ध्यान रखें आप कम से कम 5 साल की एफडी तो ज़रूर करवाएं अगर आप इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट लेना चाहते हैं, जिसको हम टैक्स सेवर एफडी भी बोलते हैं। तो टैक्स सेवर एफडी के अंदर क्या होता है कि आपको 80C के अंदर 1.50 लाख तक की जो है डिडक्शन मिल जाती है। और ये जो डिडक्शन आपको मिलती है दोस्तों, ये केवल आपको जो साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसी साल में मिलती है। तो इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। तो एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो मैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का एग्जांपल ले लेता हूं। तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ही चल रहा है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2024 को फिनिश होगा। तो सपोज़ आपने यहाँ पर दोस्तों 10 लाख रुपए की जो है एफडी करवा ली है नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए। तो 2023-24 के लिए करवाई है आपने एफडी, तो ये 2029-30 में जाके आपकी एफडी जो है वो मैच्योर हो जाएगी। तो अब देखिए, अब कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो 10 लाख की मैंने एफडी करवा दी है तो 80C का जो बेनिफिट है मैं 6 के 6 साल जो है वो लेता रहूँगा। तो ऐसा नहीं है। जो आपको 80C के अंदर बेनिफिट मिलता है दोस्तों अप टू ₹1.50 लाख का, वो केवल इन द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है इन द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपको जो ये बेनिफिट मिल जाएगा 1.50 लाख तक का बेनिफिट 80C के अंदर डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ये आपको केवल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ही मिलेगी। तो आप ये ध्यान रखें, बहुत सारे लोगों का ये हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि क्या हम जो जितने सालों के लिए मैंने अपनी एफडी करवाई है सभी सालों में इसका बेनिफिट लेते रहेंगे। नहीं दोस्तों, जिस साल में आपने इन्वेस्ट किया है केवल उसी साल में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, तो जब आप ये एफडी करवाते हैं टैक्स सेवर एफडी, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी आप समझ लीजिए। अगर आप इस एफडी को 5 साल से पहले ही ब्रेक करवा लेंगे, आपने 5 साल के लिए एफडी करवाई थी बट आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई बीच में, तो 5 साल से पहले ही आपने इस एफडी को ब्रेक करा लिया, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जो आपने यहाँ पर 80C की डिडक्शन क्लेम की थी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर, तो अब क्या होगा कि वो जो आपने डिडक्शन क्लेम की थी वो आपकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगी उस ईयर के अंदर जिसमें आपने एफडी ब्रेक की है। तो सपोज करें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आपने एफडी कराई, सपोज करें 2026-27 में जाकर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो यहाँ पर आपको 3 ही साल हुए थे एफडी कराए हुए, 5 साल नहीं हुए थे। तो अब क्या होगा 2026-27 के अंदर दोस्तों, जो आपने 1.50 लाख की डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर ली थी 2023-24 में, वो 1.50 लाख की डिडक्शन जो आपने क्लेम की थी वो अब आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी और आपकी जो टोटल इनकम है उसको बढ़ा देगी और आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो भी इससे बढ़ जाएगी। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत सारे लोगों को लेकर हमेशा इसको कन्फ्यूज़न बनी रहती है। तो आशा करता हूँ ये आपको जो मैंने एग्जांपल बताया है इससे आपको ज़रूर क्लैरिटी मिली होगी। बट स्टिल आपको कन्फ्यूज़न है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्या किसी तरीके की लोन फैसिलिटी भी आपको एफडी के ऊपर मिल जाती है? तो बिल्कुल मिल जाती है दोस्तों। आपका जो भी एफडी का अमाउंट है उस एफडी के अमाउंट पर आप अप टू 90% तक जो है वो लोन ले सकते हैं। तो सपोज़ आपकी 1 लाख रुपए की अगर एफडी है तो आप 90,000 तक जो है उसके ऊपर लोन ले सकते हैं। और इस लोन को जो बोला जाता है वो सिक्योर्ड लोन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एफडी जो है वो बैंक के पास रखी हुई है, गिरवी रखी हुई है, इसीलिए इस लोन को आप सिक्योर्ड लोन बोल देते हैं, जो कि ओवरड्राफ्ट लोन होता है। तो आप ध्यान रखें, जो आपको मैंने वहाँ पर टैक्स सेवर एफडी बताई थी दोस्तों, या कोई एफडी आपने अपने बेटे के नाम से करवा रखी है जो कि माइनर है, जो कि 18 साल से कम है, अगर इस तरीके की कुछ एफडी है तो वो एलिजिबल नहीं होती है लोन के लिए। तो टैक्स सेवर एफडी और एफडी फॉर माइनर, इन 2 तरीके की एफडी को छोड़कर किसी भी तरीके की एफडी आपकी होगी तो उस पर आप 90% तक लोन जो है वो ले सकते हैं। अब उस लोन का इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है? तो देखिए दोस्तों, इस लोन का जो इंटरेस्ट रेट रहता है, जो भी आपका एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, सपोज आपने जो एफडी करवा रखी थी उसके ऊपर आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट
ऑफ़र हुआ था। तो अब आपको जो लोन ये मिलेगा इसके अगेंस्ट, इसमें आपका बैंक जो है वो 2% ऐड कर देगा और इस तरीके से आपका जो लोन का इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 9% हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपका जो लोन का इंटरेस्ट है वो यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। अब फ़ायदा क्या होता है यहाँ पर लोन लेने से, एक तो किसी तरीके की दोस्तों प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगती है, किसी तरीके के डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड नहीं करने पड़ते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से, और आपका जो लोन है वो फास्ट हो जाता है। इसी तरीके से आप अपनी इच्छा के मुताबिक जो है पेमेंट कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं, कोई लमसम पैसा आपके पास आ गया तो वो रीपे कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि अगर आप, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, अगर आपके पास कोई एफडी है, आप उसको प्री मैच्योर करा लेते हैं तो वहाँ पर आपको क्या होता है, कुछ पैनल इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप जो है इसके अगेंस्ट लोन उठा सकते हैं, अगर आपकी टैक्स सेवर एफडी नहीं है या फिर आपकी माइनर के लिए एफडी नहीं है। तो इन दो चीज़ों में आपको लोन नहीं मिलेगा, बाकी सारी सिचुएशन में आपको लोन जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं टीडीएस ऑन एफडी। तो देखिए इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों को हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है कि जो एफडी है उसके ऊपर टीडीएस कब कटता है। तो देखिए दोस्तों, जो टीडीएस की लिमिट है, जो टीडीएस कटेगा आपका, अगर आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो एक फाइनेंशियल ईयर में पर बैंक 40,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है और आप सीनियर सिटीज़न नहीं हैं, आपकी एज 60 ईयर से कम है, तो उस केस में जो बैंक है आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। इसी तरीके से अगर आप एक सीनियर सिटीज़न है, आपकी एज 60 ईयर या 60 ईयर से अबव है और आपका पूरे साल के अंदर जो एफडी का इंटरेस्ट है वो 50,000 से ज़्यादा है, ये जो लिमिट है दोस्तों ये पर बैंक की लिमिट है, तो उस केस में बैंक आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर लेगा। तो इन दो सिचुएशन के अंदर आपका जो बैंक है वो टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न नहीं है तो आपका पूरे साल का इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज़्यादा है, और वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न है 50,000 से ज़्यादा है, तो आपका जो टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा बैंक के द्वारा वो 10% के हिसाब से जो है वो टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास पैन नंबर नहीं है, जनरली तो पैन नंबर ही होता है सबके पास, और पैन नंबर के बिना आपकी एफडी भी ओपन नहीं हो पाती है। बट पहले क्या होता था कि बिना पैन के भी एफडी ओपन हो जाती थी। तो कुछ आपकी पुरानी एफडी है और आपने पैन नंबर नहीं दे रखा है दोस्तों, तो वहाँ पर आपका जो टीडीएस है बैंक 20% डिडक्ट कर लेगा और ये टीडीएस भी आप रिफंड नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि जो टीडीएस आप रिफंड करा पाते हैं वो केवल आईटीआर फाइल करके ही रिफंड करा पाते हैं। अगर आपके पास पैन नंबर होगा ही नहीं तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, आप अपने टीडीएस का रिफंड नहीं ले पाएंगे। तो अब एंड में क्या करता है बैंक, अब क्या होता है दोस्तों, जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है बैंक उसके लिए आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करता है फॉर्म 16A के अंदर। तो बैंक से आप ये डिमांड कर सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पर एक्चुअली बैंक को ये इशू करना होता है फॉर्म 16A। अगर आपको बैंक नहीं करता है तो क्वार्टरली बेसिस पर आप बैंक से फॉर्म 16A मांग सकते हैं, या ईयर एंड में आप चारों क्वार्टर का इकट्ठा ही फॉर्म 16A बैंक से डिमांड कर लें। इसी तरीके से जो भी टीडीएस आपका कटा होता है और जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है दोस्तों, वो आपको अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन सिस्टम या आपका 26AS, वहाँ पर सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ जाती है कि किस बैंक के अंदर आपकी एफडी थी, कितना अमाउंट आपको इंटरेस्ट की पेमेंट हुई है, कितना टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है। तो सारी ही ऑनलाइन हो गया है सारा सिस्टम, तो आपको सारी ही चीज़ें आपके AIS, TIS और 26AS के अंदर नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपका, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि 40,000 पर एनम पर बैंक की लिमिट है, अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट ना कटे तो आप इसमें देखिए कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए जिस बैंक में आपने एफडी कराई है आप उस एक बैंक में एफडी ना कराएं, उस एफडी को आप 2 बैंक के अंदर करवा लें। जैसे आपको एक 10 लाख रुपए की एफडी करवानी है तो उस 10 लाख रुपए की एफडी, सपोज करें आपने एक 10 लाख रुपए की एफडी कराई और उस पर आपको 7% इंटरेस्ट मिलता है, तो आपका जो पूरे साल का इंटरेस्ट होगा दोस्तों वो 70,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो अगर आप इस 10 लाख की एफडी एक ही बैंक में कराएंगे और 70,000 आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो कि 40,000 से अबव है, तो उस केस में फिर बैंक इसके ऊपर 7,000 रुपीज़ आपका जो है टीडीएस डिडक्ट कर देगा एट द रेट ऑफ 10%। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो आप उस 10 लाख रुपए के 2 अलग अलग बैंकों में एफडी करवा सकते हैं। 5 लाख आपने ए बैंक में एफडी करवा दी और जो 5 लाख की आपने बी बैंक में एफडी करा दी। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, आपका जो भी इंटरेस्ट रहेगा 7% के हिसाब से, तो 35,000 इंटरेस्ट इस बैंक से आएगा, 35,000 इंटरेस्ट इस बैंक से आएगा। तो टोटल इंटरेस्ट तो आपका 70,000 आ गया। बट क्योंकि एक बैंक के अंदर, ये जो लिमिट मैंने आपको बताई है दोस्तों ये एक बैंक की बताई है, तो एक बैंक के अंदर आपका 40,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए दोनों ही बैंक आपके टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी पर बैंक की जो लिमिट है वो 40,000 से कम है। तो इस तरीके से अगर आप टीडीएस को बचाना चाहते हैं तो टीडीएस सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम देख लेते हैं सेव टीडीएस ऑन एफडी। तो आप एफडी के ऊपर जो टीडीएस आपका कटता है उसको कैसे सेव कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको जो पिछली स्लाइड थी उसमें बताया था, अगर आपका 40,000 से ज़्यादा या 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट है पर बैंक, तो बैंक आपका 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। बट ध्यान रखिए, एक चीज़ आप ध्यान में रख के चलिए, अगर आपकी जो
इनकम है, सारे ही हेड से मिला के, जो 5 हेड होते हैं इनकम के, उन सभी हेड से मिला के इंक्लूडिंग दिस एफडी इंटरेस्ट, अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है दोस्तों इनकम, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब होता है दोस्तों आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम को ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बोला जाता है। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो कि बिफोर होती है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन को क्लेम करने से पहले जो इनकम होती है उसको ग्रॉस टोटल इनकम बोला जाता है। यहाँ पर आप सभी हेड की इनकम को ऐड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 2.50 लाख है अगर आप एक सीनियर सिटीज़न नहीं है, मीन्स आपकी जो एज है वो बिलो 60 ईयर है। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, मीन्स आपकी एज 60 ईयर्स या फिर 60 ईयर से अबव है, तो दोस्तों वहाँ पर जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपीज़ है, मीन्स आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख होनी चाहिए। वहीं अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीज़न है, मीन्स आपकी एज 80 ईयर से अबव है, तो यहाँ पर जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 5 लाख रुपीज़ है। तो देखिए अगर आपकी सभी हेड से मिला के जो इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम है, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.50 लाख, 3 लाख और 5 लाख से क्रॉस नहीं करती है, तो उस केस में फिर आप क्या कर सकते हैं, बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर्म 15G 15G आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न नहीं हैं। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न होंगे तो आपको फॉर्म 15H जो है बैंक को देना होगा और बैंक से रिक्वेस्ट करनी होगी कृपया करके आप मेरा TDS जो है वो डिडक्ट ना करें, क्योंकि मेरी इतनी इनकम ही नहीं है कि आप मेरा TDS डिडक्ट करें। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी इनकम सपोज करें इंटरेस्ट की इनकम 1 लाख रुपए है, तो अगर आप बैंक को वो डिक्लेरेशन नहीं देंगे तो बैंक तो 40,000 से ऊपर जैसे ही जाएगी या 50,000 से ज़्यादा ही इंटरेस्ट जैसे ही जाएगा वो 10% TDS आपका डिडक्ट कर लेगा। बट बैंक को आपको ये बताना पड़ेगा कि जो मेरी इंटरेस्ट की इनकम मिला के है और इसके अलावा दूसरे हेड से कोई इनकम आ रही है तो मेरी इनकम 2.50 लाख, 3 लाख और 5 लाख एज द केस में भी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो उस केस में फिर बैंक क्या करेगा, आपका TDS की डिडक्शन नहीं करेगा, ये जान मानते हुए कि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है। और दूसरा मेथड क्या है TDS को सेव करने का, वो मैं आपको पिछली स्लाइड में बता ही चुका हूँ कि आप अपनी जो FD है वो एक बैंक में ना कराएं, उसको 2 या 3 बैंक में करा लें और इस तरीके से करा लें कि वहाँ पर जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम आएगी वो 40,000 या 50,000 रुपये से ज़्यादा ना जाए, क्योंकि जो बैंक की TDS की डिडक्ट करने की लिमिट है वो 40,000 और 50,000 पर बैंक की लिमिट है। तो आप इस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। वो एग्जांपल देखिए मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, ये एग्जांपल आप ध्यान में रख के चलें। 2 बैंक के अंदर आप अपनी FD को करा लें। अगर आपकी 10 लाख की FD है तो 5-5 लाख की 2 बैंक के अंदर करा लें, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है 40,000 या 50,000 क्रॉस ना करे तो आपका TDS नहीं कटेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब बहुत सारे लोग ये हमसे पूछते हैं कि क्या मुझे ITR फाइल करनी कंपलसरी हो जाती है तो मुझे अगर इंटरेस्ट की इनकम आती है। तो ITR फाइल करना कंपलसरी तब होता है जब आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था, अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है, मीन्स आप सीनियर सिटीज़न नहीं है, तो आपके लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.50 लाख है। मीन्स अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.50 लाख को क्रॉस नहीं करती है तो आपके लिए ITR फाइल करना कंपलसरी नहीं है। बट अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.50 लाख क्रॉस कर जाती है तो आपके लिए ITR को फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख क्रॉस कर जाती है तो एज ए सीनियर सिटीज़न आपके लिए ITR फाइल करनी कंपलसरी हो जाती है। वहीं अगर आपकी एज 80 ईयर से अबव है, आप एक सुपर सीनियर सिटीज़न हैं और आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 5 लाख क्रॉस कर जाती है, तब भी आपके लिए ITR को फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। तो इन सिचुएशन के अंदर आपको ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। वहीं दोस्तों अगर आपका TDS कोई कट गया, जैसे मैंने आपको बताया आपका 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम थी, उसके अलावा कोई आपकी इनकम ज़्यादा थी नहीं और आपने बैंक के अंदर फॉर्म 15G या 15H अप्लाई नहीं किया और आपका बैंक ने जो है TDS डिडक्ट कर दिया 1 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 10,000 रुपीज़। तो अब आपको क्या करना होगा, तो इस सिचुएशन में आपके लिए ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा इवन आपकी इनकम 2.50 लाख या 3 लाख से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब आप अपना TDS जो कटा हुआ है 10,000 रुपये उसको रिफ़ंड करवाना चाहते हैं। तो रिफ़ंड वो कैसे हो पाएगा, वो ITR को फाइल करके ही रिफ़ंड हो पाएगा अगर आप वो रिफ़ंड कराना चाहते हैं। अगर आप रिफ़ंड नहीं कराना चाहते हैं तो आप ITR फाइल मत करिए। वहीं मैं बात करूं दोस्तों नोटिस फ्रॉम इनकम टैक्स। अब देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि इनकम टैक्स की तरफ से मुझे नोटिस आ गया है FD को लेकर। तो देखिए FD को लेकर हमेशा आपके पास नोटिस आ जाएगा अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ऑनलाइन मोड से, मीन्स आपने डिजिटल मोड के अंदर कोई FD कराई है जो कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो। वहीं अगर आपने कैश मोड में कोई FD करवाई है और वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो, या दोस्तों आपकी किसी एक बैंक में FD थी, वहाँ आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था FD के ऊपर, अब दूसरे बैंक ने आपको ऑफर कर दिया 8% का, तो आपने क्या किया, जो 5% वाले बैंक में आपकी FD थी आपने उसको ट्रांसफ़र करा दिया, स्विच करा दिया आपने 8% वाली FD में। तो इस तरीके की जो FD होती है जिसको आप स्विच कर लेते हैं उसको भी
रिन्यूअल ऑफ एफडी नहीं माना जाता है, उसको न्यू एफडी ही माना जाता है। तो देखिए अगर ऑनलाइन मोड है और 10 लाख से ज़्यादा की एफडी है तो ये आपका एसएफटी ट्रांजैक्शन होता है। इसी तरीके से कैश मोड में आप 2 लाख से ज़्यादा की एफडी करवा लेते हैं तो ये भी आपका एसएफडी ट्रांजैक्शन होता है। तो इस तरीके के ट्रांजैक्शन को जो भी आपका बैंक होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी बेसिस पे आपको नोटिस भेज सकता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या था इस एफडी के लिए। और ये जो लिमिट मैंने आपको ऊपर बताई है दोस्तों 10 लाख और 2 लाख रुपए की, ये भी आपकी पर बैंक के अंदर लिमिट है। तो यहाँ पर भी आप कोशिश करिए, सपोज अगर आपको 30 लाख रुपए की एफडी करवानी है तो आप इसको एक ही बैंक में ना करवाइए, आप इसको 4 डिफरेंट बैंक में भी करवा सकते हैं दोस्तों। तो ताकि आपका जो पर बैंक की लिमिट है वो 10 लाख रुपीज़ से कम रहे, क्योंकि जैसे ही आपका 10 लाख रुपए से ज़्यादा जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो वो जो बैंक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। तो अगर आपका पर बैंक जो है वो 10 लाख रुपये से कम रहेगा, सपोज आपने 8 लाख की यहाँ करा ली, 8 लाख की यहाँ करा ली, 8 लाख की यहाँ करा ली और 6 लाख रुपए की आपने यहाँ करा ली, तो ये 4 बैंक हैं। ए बैंक में आपने 8 लाख की कराई, बी में भी 8 लाख की कराई, सी में भी 8 लाख की कराई और जो फोर्थ बैंक था डी, उसमें आपने 6 लाख की करा ली। इस तरीके से देखिए आपने 30 लाख रुपीज़ की एफडी करवा ली, बट आपने हर एक बैंक के अंदर जो लिमिट रखी वो 10 लाख रुपये से कम रखी। तो इस केस में कोई भी बैंक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये रिपोर्ट नहीं करेगा कि इस पर्सन ने जो है वो एफडी कराई है। बट ऐसा भी नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता नहीं चल सकता है, क्योंकि दोस्तों क्या आपकी जो भी एफडी होती है वो पैन बेस्ड होती है, आपके पैन नंबर पर वो रिफ्लेक्ट करती है, उसके बावजूद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल सकता है। बट फिर भी जो बैंक रिपोर्ट करता है वो 10 लाख से ज़्यादा की एफडी ही रिपोर्ट करता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जब आप इस तरीके से एफडी कराते हैं तो बैंक आपको नोटिस इशू कर सकता है और आपसे सोर्स ऑफ मनी पूछ सकता है। तो जब इस तरीके से सोर्स ऑफ मनी पूछा जाता है तो आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका जो सोर्स ऑफ मनी है वो प्रॉपर सोर्स ऑफ मनी है, 1 नंबर का पैसा है, फिर तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। बट सपोज़ करें आपके पास कोई नोटिस आया और आपका जो वो पैसा था वो 1 नंबर का पैसा नहीं था, आपने गलत तरीके से पैसा कमाया था, कभी आपने ITR फाइल ही नहीं की थी उसके अगेंस्ट, तो और उस केस में फिर आप सोर्स ऑफ मनी को डिस्क्लोज अगर नहीं कर पाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है दोस्तों, उसको अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट मान लेता है और अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट मानते हुए आपके ऊपर 83% तक की जो है वो रिकवरी ले सकता है, जो भी अमाउंट आपने अनडिस्क्लोज किया था। सपोज आपकी अगर 10 लाख रुपए की एफडी थी तो इस 10 लाख रुपए की एफडी के ऊपर वो 83% मीन्स 8,30,000 तक आपसे रिकवर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप कोई एफडी कराएं तो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपको मालूम होना चाहिए। कोई भी जो आपका गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है, अगर आप उससे एफडी करवाएंगे और 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एफडी रखेंगे तो ज़रूर आपके पास हमेशा नोटिस आने के चांसेस रहेंगे और फिर आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं डिडक्शन फॉर सीनियर सिटीजन। तो क्या किसी भी तरीके की डिडक्शन भी मिलती है सीनियर सिटीजन को? तो देखिए दोस्तों, जो ये एफडी के ऊपर आपको इंटरेस्ट होता है, इसकी जो डिडक्शन है आपको सेक्शन 80 TTB के अंदर मिल जाती है अप टू ₹50,000 तक। तो जो भी आपने इंटरेस्ट अर्न किया होता है उसमें मैक्सिमम 50,000 तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। और ये जो डिडक्शन आपको मिलती है ये आपको सेविंग प्लस एफडी दोनों ही इंटरेस्ट की मिल जाती है। तो मैक्सिमम डिडक्शन है आपकी ₹50,000। सपोज आपका पूरे साल के अंदर एफडी का इंटरेस्ट 40,000 था, तो उस केस में जो आपको डिडक्शन मिलेगी दोस्तों 80 TTB के अंदर, वो आपको 40,000 ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। बट सपोज करें आपका इंटरेस्ट जो था वो 60,000 था, तो उस केस में फिर मैक्सिमम डिडक्शन तो 50,000 है, तो उस केस में फिर आपको 50,000 की डिडक्शन जो है मिल जाएगी और 10,000 आपको जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ एफडी की। तो अभी मैंने आपके साथ बहुत सारा टॉपिक डिस्कस किया जिसमें मैंने आपको एफडी से रिलेटेड सारे ही टॉपिक को लगभग डिस्कस किया। बस इसके कुछ नुकसान भी हैं दोस्तों, वो मैं एक बार आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो एफडी आप कराते हैं उसमें लिक्विडिटी जो है वो बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। क्योंकि अगर आपने एक बार एफडी करा ली, वो 4 साल 5 साल 10 साल जितने भी साल के लिए कराई, आपका पैसा वहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। और फिर अगर आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो या तो आप क्या करते हैं, उस एफडी को तुड़वाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप एफडी को तुड़वाते हैं तो उस केस में जिस ईयर में आपने वो एफडी ब्रेक करवाई होगी वहाँ पर आपने जो भी डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं वो टैक्सेबल हो जाएगा। या फिर क्या होगा दोस्तों, आपको कुछ पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो जो भी आपको वहाँ पर इंटरेस्ट मिलता होगा उसमें से ऑटोमेटिकली आपका 1% इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अब सपोज आपने कोई एफडी कराई दोस्तों, सपोज मैं मानता हूँ 6 ईयर्स के लिए, और यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था 8%।
अब आपने वो क्या कर ली, प्री मेच्योर जो है उसको ब्रेक करवा लिया। तो इसमें से क्या होगा, वो आपका 1% जो इंटरेस्ट है वो लेस कर देंगे और जो आपको इंटरेस्ट देंगे वो 8% ना दे के 7% ही देंगे, क्योंकि 1% वो आपका पेनल्टी लगा के आपके इंटरेस्ट को जो है वो कम कर देंगे। तो इसलिए इसका जो है ये नुकसान होता है, आपका पैसा यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, लिक्विडिटी नहीं होती है। वहीं मैं बात करूँ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की, तो जो रिटर्न आपको मिलती है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अगर आप स्टॉक मार्केट से म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपेयर में ये बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो दोस्तों मैक्सिमम 9% तक रहता है। और 9% भी आपको कुछ छोटे बैंक्स के अंदर मिलता है, जो आपके बड़े बैंक हैं उनमें तो नॉर्मली 7 से 8% ही इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो जो कि आपका स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों वो आपका सेफ़ होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ रहती है, इसलिए आपको इंटरेस्ट भी कम मिलता है। वहीं स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाएंगे तो वहाँ रिस्क ज़्यादा रहता है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वहाँ ज़्यादा रहता है। तो बट यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है एफडी के ऊपर, वो आपका इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको लगता है आपका पैसा बढ़ रहा है, बट आपकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ती है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। सपोज़ आपने एक एफडी के अंदर 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए और यहाँ पर जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था एफडी के ऊपर वो 8,000 मिल रहा था। तो आपको 1 साल के बाद सपोज़ 1,08,000 रुपीज़ मिल गया बस। बट अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो इस 8% के ऊपर दोस्तों 30% आपका टैक्स भी कटा होगा। तो 1,08,000 के ऊपर मैं बात करूं तो 8,000 जो आपको इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, सॉरी। तो 2,400 तो आपका दोस्तों टैक्स में ही चला जाएगा। तो आपके जो हैंड में आएगा वो 1,05,600 रुपीज़ ही आएगा। बट वहीं अगर मैं बात करूँ दोस्तों इन्फ्लेशन की, अगर सपोज करें इन्फ्लेशन आपका जो है वो 9% पे चल रहा है, तो अब इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि आपकी जो आइटम आपको 1 लाख रुपए की मिल रही थी, अगर 9% का इन्फ्लेशन है तो अब आपको वो 1,09,000 में मिलेगी। तो देखिए अब हुआ क्या, आपका जो एफडी के अंदर पैसा था वो 1 लाख रुपए से बढ़कर 1,05,600 हो गया। बट आपकी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई, क्योंकि आपको जो वो 1 लाख रुपए की आइटम थी या वो जो 1 लाख रुपए की चीज़ आप खरीदते थे, अब आपको वो 1,09,000 में मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो ये एफडी का इंटरेस्ट होता है वो आपकी इन्फ्लेशन को बीट करने में सक्षम नहीं है। वहीं अगर मैं स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 15-20% तक की भी रिटर्न मिल जाती है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म है और आपने अच्छे ऑप्शन जो है वो चूज़ किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड है वो इन्फ्लेशन को बीट करने में सक्षम है। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी जो एफडी का इंटरेस्ट है वो इन्फ्लेशन को बीट करने में सक्षम नहीं है। वहीं दोस्तों जो आपका टीडीएस यहाँ पे कट चुका होता है उसको रिफंड आपको करवाना होता है, तो आपको अगले साल अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी और उस आईटीआर के अंदर ही उसका रिफंड लेना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। फर्दर दूसरा यहाँ पे आपका सपोज करें अगर आपने 50 लाख रुपए की एफडी करवा ली, तो आपको जो यहाँ पर इंश्योरेंस दिया जाता है आपकी सम का, वो केवल 5 लाख रुपये का ही इंश्योरेंस दिया जाता है। तो आपने 50 लाख की एफडी करवाई और सपोज़ वो जो बैंक में एफडी कराई थी वो बैंक आपका जो है वो बैंकरप्ट हो जाता है, डूब जाता है, तो उस केस में केवल आपको 5 लाख रुपया ही गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलेगी। बाकी जो 45 लाख रुपीज़ है वो आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ नुकसान है, जो मुझे लगता है कि कुछ नुकसान है आपको हो जाते हैं अगर आप एफडी करवाते हैं। अब फाइनली दोस्तों हम देख लेते हैं मेरी तरफ से एक सजेशन जो मैं आपको देना चाहूँगा, जिससे कि आप अपना टैक्स जो है वो एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर सेव कर सकते हैं। तो पहली बात तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप एफडी कराते हैं तो जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है जिससे आपने एफडी कराया है, आप हमेशा उसका प्रूफ अपने पास रखिए, क्योंकि कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो प्रूफ ऑफ कर सकें कि ये पैसा आपका वाइट पैसा है, कोई गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा नहीं है। दूसरा आप ध्यान रखें, अगर आपकी सपोज करें आप ऑलरेडी ही 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर आप एफडी अपने नाम से ही करवा लेंगे और एफडी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा दोस्तों उसके ऊपर भी आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सपोज करें आपकी ऑलरेडी 20 लाख रुपए की इनकम है, मैं कहता हूँ आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 20 लाख है, तो इस पे तो आप ऑलरेडी 30% टैक्स पे कर ही रहे हैं। उसके बाद आपने 10 लाख रुपए की एक एफडी भी करवा ली और वहाँ से भी आपका दोस्तों अगर मैं सपोज करें 8% इंटरेस्ट मैं लेता हूँ तो 80,000 इंटरेस्ट वहाँ से आ जाता है। तो इस 80,000 के ऊपर भी 30% के हिसाब से आपको 24,000 इंटरेस्ट जो है 24,000 का आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब भी आप 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो आप कभी भी अपने नाम से एफडी ना कराएं। कोशिश करें कि आप जो एफडी है, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने मेजर सन के नाम से एफडी कराएं। अगर आप मेजर सन हैं और आपको लगता है कि आपकी पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है,
तो आप अपने पेरेंट्स के नाम से वो एफडी करा सकते हैं। मींस अपने पेरेंट्स को जो है वो पैसा गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर दोस्तों आप अगर अपने रिलेटिव को कोई गिफ्ट देते हैं तो वो टैक्स फ्री होता है। तो अगर आप सन हैं, आपकी एज 18 से ज़्यादा है और आपकी इनकम ऑलरेडी 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल कर रही है, तो उस केस में जो भी आपका सेविंग का पैसा है वो आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर दें। तो अगर पेरेंट्स की इनकम भी 30% टैक्स स्लैब में फॉल नहीं करती है उस केस में, तो उसमें क्या होगा, जो भी एफडी का इंटरेस्ट आएगा दोस्तों वो आपके पेरेंट के नाम पे आएगा, और पेरेंट की इनकम तो पहले ही कम है, तो इसलिए वहाँ पे आपको 30% टैक्स बच जाएगा। इसी तरीके से अगर आप पेरेंट हैं और आपका कोई मेजर सन है, 18 ईयर से अबव है, अभी एजुकेशन ही ले रहा है, उसकी कोई इनकम नहीं है, तो उस केस में फिर आप एज ए पेरेंट भी अपने बेटे को जो है वो गिफ्ट दे सकते हैं। वो उसकी एफडी करवा लेगा, वहाँ पे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो बेटे को ही टैक्सेबल होगा। तो बेटे की इनकम तो पहले ही कम है, तो उसको भी कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट इसके लिए क्या ध्यान रखें आप दोस्तों, एक गिफ्ट डीड जरूर बनवा के रखें। जिस भी डेट में आपने ये गिफ्ट दिया है उस डेट में जाएँ आप एक गिफ्ट डीड बनवा के रखें, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। और फाइनली आप अगर कोई भी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, जैसा कि मैंने आप बताया, पेरेंट मेजर सन को कर सकता है और मेजर सन अपने पेरेंट्स को कर सकता है। आप अपनी वाइफ और माइनर सन को कभी भी इस तरीके से पैसा ट्रांसफ़र ना करें टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि माइनर सन और वाइफ के ऊपर दोस्तों जो क्लबिंग ऑफ इनकम है उसके प्रोविजन जो है वो अप्लाई हो जाते हैं। तो क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या होता है, जैसे अगर आपने वाइफ के नाम 10 लाख रुपए आपने ट्रांसफ़र कर दिए वाइफ को, और उस वाइफ ने क्या किया, उसकी एफडी करा ली, तो वहाँ पे अगर 8% के हिसाब से कोई इंटरेस्ट आ रहा है दोस्तों 80,000 रुपीज़, तो वो 80,000 रुपीज़ की जो इनकम है वो वाइफ की इनकम नहीं मानी जाएगी, वो हस्बैंड की इनकम ही मान ली जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविज़न। तो क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविज़न अप्लाई हो जाते हैं अगर आप कोई पैसा ट्रांसफ़र करेंगे अपनी वाइफ को या माइनर सन को। तो इसलिए हमेशा अपने मेजर सन को ही पैसा ट्रांसफ़र करें, और अगर आप मेजर सन है तो अपने पेरेंट्स को ही ट्रांसफ़र करें पैसे को। तो देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको एफडी से रिलेटेड सारे ही रूल बताने की कोशिश की हैं। बट स्टिल अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।